students, I'm your master girl and you are watching me on Royal Ayurved। तो आपका वेलकम है सेकंड प्रॉफ में और हमारे चैनल रॉयल आयुर्वेद में। तो आज हम सबसे पहले आपको ये बताने वाले हैं कि BAMS सेकंड प्रॉफ में कितने चैप्टर्स हैं। 6। कितने सब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो BAMS सेकंड प्रॉफ में 6 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि कौन कौन से हैं। द्रव्य गुण, रस शास्त्र एंड भैषज कल्पना, अगत तंत्र, संहिता अध्ययन, स्वस्थ व्रत एंड रोग निदान। ये 6 सब्जेक्ट्स हैं। अब हमें जो इसमें जानना है कि कुछ तो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो लर्निंग है, जिन्हें हमें रट्टा मारना है जिन चीज़ों का, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हमें समझने ज़रूरी हैं, जो अंडरस्टैंड हमें करना है। तो ये 2 कैटेगरीज़ हैं इन सब्जेक्ट्स की। तो देखते हैं कि कौन सा जो सब्जेक्ट है वो किस कैटेगरी में आता है। तो लर्निंग सब्जेक्ट्स की बात करें जिनमें हमें रटना है, तो वो DG2 है, जिसमें सारे प्लांट्स हमें याद करने हैं। अब वो प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, हमारे सिलेबस में जो है टोटल 97 प्लांट्स हैं। कितने हैं? 97, जो कि नंबर खुद में बहुत ज़्यादा है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आप याद कर सकते हो, तो क्या क्या उसमें याद करना है। तो आपको याद करना होता है उसका फैमिली, बॉटनिकल नेम, उसके पर्याय, उसकी मात्रा, प्रयोजन, उसके कर्म, उसका प्रयोग, ठीक है, और भी बाकी चीज़ें जो होती हैं, उसका स्वरूप क्या है, ठीक है, शोधन क्या है उसका। ये सारी चीज़ें हमें DG2 में पढ़नी होती है। बट जब आप 1 प्लांट पढ़ोगे, 2 पढ़ोगे, 3 पढ़ोगे, 4 पढ़ोगे, तब तक तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लेकिन जब आप पढ़ चुके होंगे 10, 20, और जब आपके रस पंचक मिक्स होंगे, जब आपके पर्याय मिक्स होंगे, तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम द्रव्य गुण को शुरू से ही पढ़ें। यानी जो मैं आपको लर्निंग सब्जेक्ट्स बता रही हूँ, ये सारे आपको शुरू से ही पढ़ने हैं, शुरू से ही आपको इन पर कमांड करनी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको पता है जो आप शुरू से पढ़ते हो वो आप एकदम सुकून से, आराम से, बिना किसी टेंशन के पढ़ते हो, और वो मेमोरी आपके लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ठीक है। तो जो आप अब पढ़ोगे, जो आप अब से स्टार्ट करोगे, यानी इन महीनों में, वो आपके लिए एग्ज़ाम तक याद रहने के लिए इजी हो जाएगा। लेकिन जब आप बिल्कुल ही लास्ट टाइम पे पढ़ोगे, तो एक तो याद नहीं होता है टेंशन में, और सारी चीज़ें मिक्सअप होती हैं, क्योंकि आप एक ही महीने में सारी चीज़ें पढ़ोगे। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे एक दिन में 1 प्लांट भी अगर आप करो, या फिर 2 दिन में 1 प्लांट करो, मोर देन इतना ज़्यादा टाइम आप ले लो कि 2 दिन में 1 प्लांट करो। इतना तो कर सकते हो कि एक दिन में आपने 1 प्लांट पढ़ लिया, अगले दिन भी उसे ही पढ़ लिया, तो वो क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और फिर उसे रिवाइज करते रहो पीछे वाले को, और आगे वाले प्लांट्स पढ़ते रहो, ठीक है। फिर आता है रस शास्त्र। रस शास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर 2 सब्जेक्ट्स या फिर 2 ब्रांचेस होती हैं। एक तो रस शास्त्र है और एक भैषज कल्पना है। रस शास्त्र में आप रस और महारस, उपरस, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें रटने का ही है कि उसका शोधन कैसे हो रहा है, उसका मारण क्या है, उसका रक्त भस्म का जो वर्ण है वो कैसा है, उसकी मात्रा कितनी है, अनुपान क्या है, और प्राप्ति स्थान क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पर्याय भी पूछा जाता है, तो इसमें सारी चीज़ें रटने की हैं। रस में भैषज कल्पना की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें रटने की हैं, लेकिन कुछ समझने की भी है, जैसे स्नेह कल्पना, संधान कल्पना, ये सारी चीज़ें समझने की हैं। पंचविध कषाय कल्पना, ये आप समझेंगे, लेकिन रटने का क्या है, उसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स रटने का है, जो मार्ग हैं वो रटने के हैं, ठीक है। तो उसमें रटने का भी है। जो सारे योग हैं, फॉर्मुलेशंस हैं, औषध कल्प वाले, वो सारे आपको रटने हैं। जो आपको सिंगल हर्बल ड्रग्स हैं, गुडूची, आंवला की, वो सारी चीज़ें रटने की हैं। तो उसमें रटने का भी बहुत ज़्यादा है। तो आप शुरू से ही रस 2 पे ध्यान दें और रस 1 के जो द्रव्य हैं उन पर ध्यान दें। इसमें भी आप कर सकते हो कि 2 दिन में 1 ले लो। जैसे आज आपने अभ्रक पढ़ लिया, फिर वैक्रांत, अगले दिन माक्षिक, फिर विमल। तो 2 दिन में 1 करो या 1 दिन में 1 करो, लेकिन करना है इसे शुरू से, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर आप इसे शुरू से लेके चलोगे तो आप इजीली इसे याद कर सकते हो, इसका शोधन, मारण कैसे, क्या प्रक्रिया है। वरना तो आप याद नहीं कर पाओगे, एंड में जाके सब मिक्सअप हो जाएगा। एक चीज़ जो मेरे टीचर ने मुझे समझाई है, और जो चीज़ मुझे लगता है कि हाँ वो आज तक की सबसे अच्छी चीज़ मुझे BAMS में लगी है, मेरे सर कहते हैं कि कॉमन इज़ कॉमनली करेक्ट, रेयर इज़ रेयरली करेक्ट। तो ये चीज़ मैंने मॉडिफाई की है
अपने सिलेबस को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके कि कॉमन इज़ कॉमनली आस्क्ड, यानी जो चीज़ कॉमन है वो कॉमनली पूछी जाती है, रेयर जो चीज़ रेयर है वो रेयरली पूछी जाती है। तो आप उस चीज़ पर ध्यान देंगे जो कॉमनली पूछी जाती है। अब आप सिलेबस में जो चीज़, जो लास्ट PYQs देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो क्वेश्चन PYQs में आए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो कॉमन पैटर्न जो भी आता है, जैसे पारद है, आने ही आने, अभ्रक से क्वेश्चन आता ही है, शिला जतु से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन पे ज़्यादा टाइम दीजिए, ना कि उन पे के चपल, रसक, इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि रेयर इज़ रेयरली आस्क्ड। तो जो ज़्यादा पूछा जाता है उस पर पहले ध्यान दो, उसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ो। जो कम पूछा जाता है उस पर कम ध्यान दो, उसे कम टाइम दो। याद लेकिन सब करना है, पढ़ना सब है। कि अगर एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट पैटर्न से हट के क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे छोड़ के आ जाओ। समझ आ रहा है? तो रस। इसके बाद आता है रोग निदान पेपर 2। अब रोग निदान पेपर 2 में सारी डिसीज़ हैं, उनकी संप्राप्ति, उनके दोष, उनके भेद, ये सारी चीज़ें याद करनी होती हैं। तो रोग निदान 2 भी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिसीज़ हैं, जिसमें मॉडर्न भी हैं और आयुर्वेद भी है। लेकिन आपको आयुर्वेद पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आयुर्वेद ही मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा मॉडर्न का, जो कि आप पढ़ोगे। ठीक है, तो इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो कि 2 दिन में एक डिसीज़ या फिर 1 दिन में एक डिसीज़ कवर करो, ताकि आप इन्हें बार बार पढ़ सको। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इनके सबके भेद लिखना। ठीक है, मैंने वीडियो बनाई हुई है भेद पर, कि कौन सी व्याधि के कितने भेद हैं। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। और फिर इन्हें याद करना है कि इसमें कौन से दोष की प्रधानता है, क्योंकि जब आप संप्राप्ति लिखते हो तो आपको उसका पता होना चाहिए कि कौन सा दोष प्रकोप हो रहा है, कौन से दोष की दुष्टि है, कौन से दूष्य की दुष्टि है। ठीक है, तो आपको दोष का पता होना ज़रूरी है, एक तो दोष का और एक उसके भेद। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चिकित्सा आपके सिलेबस में रोग निदान में नहीं है, वो 3rd ईयर में आएगी, तो चिकित्सा नहीं पढ़नी है। बस इतना ही आपको याद रखना है। ये लर्निंग सब्जेक्ट्स आपके थे। इसके साथ साथ स्वस्थ व्रत 2 के प्रोग्राम्स। स्वस्थ व्रत 2 के पेपर में सबसे लास्ट में आता है नेशनल प्रोग्राम्स। तो ये वाले प्रोग्राम 15 मार्क्स के हमारे सिलेबस में हैं, और जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। 15 मार्क्स आप इन्हें पक्के कर सकते हो। सबसे पहले तो अगर आप प्रोग्राम शुरू कर रहे हो तो हमारे चैनल पर एक कॉमन फॉर्मेट की वीडियो है, सबसे पहले उसे देखो। कि आपको कुछ नहीं आता जाता है फिर भी आप आंसर लिख के आ सकते हो। ठीक है, मार्क्स गेनिंग। फिर उसके बाद आपको एक एक प्रोग्राम पढ़ना है। उसके लॉन्च ईयर कैसे याद करोगे, उसकी ट्रिक भी हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आपको 2 चीज़ें याद हो जाएंगी। एक तो सबके साल कौन कौन से हैं, कि नेशनल लेप्रोसी कब आया है, ब्लाइंडनेस वाला कब आया है, मेंटल वाला कब आया है। तो ये सारे प्रोग्राम आपको जो ईयर के साथ याद हो जाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर ट्रिक पड़ी है उससे। और उसके साथ साथ एक कॉमन फॉर्मेट जो हमने बनाया है वो भी आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाके आप स्वस्थ व्रत में जाइएगा, वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं प्रोग्राम की स्पेसिफिक। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं कि उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ चलती हैं, क्या क्या उसके लक्षण हैं, सबके अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, जैसे पोलियो के कुछ फेजेस हैं उन्हें याद करेंगे। जैसे लेप्रोसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, कौन सी नर्व को अफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हम एक एक पर्टिकुलर उसके लिए पढ़ेंगे। जैसे फैक्टर एंड बॉन्ड डिसीज़ है, उनके लिए वो चीज़ अलग है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग पढ़ेंगे एक एक प्रोग्राम को। आप फिर से मैं ऐसा कहूँगी कि 3 दिन में आप एक प्रोग्राम कवर करना, कि 3 दिन में एक प्रोग्राम। या तो आप ऐसा करो कि 1 दिन में पूरा प्रोग्राम पढ़ के 2 दिन उसे रिवाइज करो, या फिर जैसे भी आपको करना है। तो आप 3 दिन ले लो एक प्रोग्राम के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम इतने ज़्यादा नहीं है, 20 हैं लगभग, तो आप उन्हें ईजिली कर सकते हो। तो 3 दिन ले लो एक प्रोग्राम के लिए, और ये चीज़ें याद करनी है। ठीक, अब आते हैं हम
अगध और संहिता पर, जो कि अंडरस्टैंडिंग वाले सब्जेक्ट हैं जिन्हें समझना है। अब इसमें भी कुछ लर्निंग चीज़ें हैं, जैसे अगध में आपके पॉइजन्स हैं, उनकी मात्रा, उनके ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें लर्निंग है। और साइन एंड सिम्टम्स सबके स्पेसिफिक हैं, आर्सेनिक का स्पेसिफिक है, लेड का स्पेसिफिक है। तो ये कैसे याद करोगे, इसके लिए हमारे चैनल पर ट्रिक्स पड़ी हैं, आप वो चीज़ें देख कर याद कर सकते हो। संहिता जो कि सबसे ज़्यादा भारी लगती है, देखो संहिता के लिए मैं एक ही बात कहूँगी कि संहिता को जितनी बार पढ़ो उतना ही अच्छा है। और संहिता के लिए नोट्स किस तरह से बनाने हैं, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो संहिता के नोट्स आप अगर पूरा चैप्टर ही कॉपी में उतार लो तो वो मुझे नहीं लगता कि समझदारी वाली बात है। संहिता में आप कोशिश करो कि एक चैप्टर से 2 श्लोक याद कर लो। अगर आपसे इतना भी नहीं हो पा रहा है तो एक चैप्टर से 1 श्लोक याद कर लेना, और अगर ज़्यादा कर सकते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी एक चैप्टर से 2 श्लोक याद करो या फिर 1 श्लोक याद करो। और संहिता के नोट्स बस वो अपने नोट्स में लिखना इस तरह से बनाना कि जो आपको याद करने में भारी फील हो रहा है सिर्फ वो अपने नोट्स में लिखना। ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर उतार रहे हो, ठीक है, क्योंकि संहिता में आई थिंक 54 या 56 चैप्टर्स हैं, जो कि जिनका नोट्स बनाना बहुत इजी तो बिल्कुल नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो नोट्स पर ज़्यादा ध्यान ना दें, बस याद करने पे ध्यान दें। इन्हें बार बार पढ़ने के लिए इन्हें बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इन्हें जितनी बार पढ़ोगे उतना ही अच्छी आपकी पकड़ इस पर हो जाएगी। अब ये एक सवाल आता है कि मैंने ये तो बता दिया कि सब्जेक्ट कैसे, अब पढ़ना कैसे है। तो ये देखो, सबसे पहले तो आपको कॉलेज जाना ज़रूरी है। समझते हो, लोग कहते हैं कि हमारे कॉलेज में टीचर अच्छे नहीं हैं। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2-3 कॉलेजेस में पढ़ी हूँ। मैंने बीएससी भी की है और अब मैं आयुर्वेद पढ़ रही हूँ, बीएमएस पढ़ रही हूँ। तो टीचर मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा अपने कॉलेज से संतुष्ट है, अपने टीचर से संतुष्ट है, कि उसे लगता है कि मेरे कॉलेज में ही अच्छे टीचर नहीं है, बाकी कॉलेजेस में है। तो ये बात एकदम गलत है। जैसे हालात आपके हैं, जैसे टीचर्स आपके हैं, वैसे ही सब जगह के हैं, ठीक है। तो टीचर चाहे अच्छा नहीं पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है, वो आपको ध्यान नहीं देना है। टीचर क्लास में आता है, बोलता है और आपके कानों में वो बात आती है तो आप उसे सुनिए, ठीक है। जितना भी आप समझ पा रहे हैं, 1 घंटे की क्लास में आपको सिर्फ 5 मिनट का समझ आ रहा है तो वो भी बड़ी बात है कि आप 5 मिनट का एटलीस्ट समझ तो पा रहे हो। मेरे एक टीचर थे 2nd ईयर में, तो मुझे उनका समझ नहीं आता था ज़्यादा, तो लेकिन उन्होंने मुझे एक टॉपिक पढ़ाया था और वो टॉपिक मुझे उनकी वजह से ईजी लगने लगा, ठीक है। तो क्योंकि मैंने उनकी बात सुनी। अक्सर क्या होता है कि बच्चे बात सुनना ही पसंद नहीं करते, दूसरे सब्जेक्ट का काम कर रहे होते हैं या फिर फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं या फिर बातें, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो नहीं, एटलीस्ट सुनने की कोशिश करो। समझ नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, लेकिन समझ आ रहा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो कॉलेज जाना है, बंक बिल्कुल नहीं मारना है और सिर्फ सुनना है। चाहे आप नोट्स भी मत बनाओ, बस सुन लो एक बार कि टीचर क्या कह रहे हैं। 1-2 शब्द तो आपके दिमाग में घुसेगा और वही आपके लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाती है, क्योंकि जो टीचर पढ़ाता है ना वो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म में याद होता है, जो आप खुद पढ़ते हो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो इस चीज़ को हल्के में बिल्कुल मत लेना कि कॉलेज नहीं जाना है, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते। टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं, आप बस उन पर ट्रस्ट कीजिए, उन्हें ध्यान से सुनिए, ठीक है। सेट टारगेट। आप, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम 3 दिन में 1 करना है, द्रव्य गुण का प्लांट 2 दिन में 1, तो इस तरह से रोज़ छोटा छोटा टॉपिक कवर करो और क्लास के साथ चलो कि जो भी आपका पीए में आएगा, जो भी आपका टीटी में आने वाला है सिलेबस, वो कवर करो साथ के साथ। क्लास के साथ चलो, टीचर के साथ चलो, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप क्लास के साथ टीचर के साथ चलोगे तो आपके टारगेट सेट रहेंगे और अपने कुछ टारगेट अगर आपको अलग करने हैं तो वो करिए। फिर आता है श्लोक। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जो चीज़ अब पढ़ोगे वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में मेमोरी में सेव होता है। तो अभी से श्लोक याद करोगे तो वो याद रहेंगे। और सिर्फ ये नहीं है कि श्लोक याद कर लें तो अब हम तो बिल्कुल पेपर के टाइम पे देखेंगे, तो नहीं। जब आपने आज श्लोक याद किया है तो उसे
एक हफ्ते में, एक महीने में, 2 महीने में, उसे खोल खोल के देख लीजिएगा। और मैं एडवाइस करूँगी कि आप एक कॉपी बना लीजिएगा श्लोक की, जैसे आप हर हफ्ते देखते रहो, एक बार पढ़ते रहो, ताकि आप उन्हें भूलो नहीं। और श्लोक अभी से याद करना शुरू करो। ये चीज़ मत करना कि कल याद कर लेंगे, अगले महीने, और वो क्योंकि कल तो कभी आती नहीं है, तो आप फिर कभी याद कर ही नहीं पाओगे। मेक नोट्स, सब नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट बनाने हैं। देखो, द्रव्य गुण है, रसशास्त्र है, इसमें आप सारे नोट्स मत बनाना। जो भी जिस भी राइटर की आप बुक ले रहे हो, उसमें आप उसे हाईलाइट कर लेना कि मुझे ये पढ़ना है, और जो चीज़ आपको वहाँ लगे उस टॉपिक में कि ये चीज़ याद करने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो चीज़ लिखो, उसे बार बार रीड करो, तो वो याद हो जाएगा। तो सारे नोट्स मत उतारना, बुक से पढ़ने की कोशिश करना। लेकिन अगर आपको नोट्स बनाने की आदत है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं या जिन बच्चों को आदत है बुक से पढ़ने की, तो वो फिर ऐसे ही करें कि शॉर्ट नोट्स बनाएं, प्रॉपर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही तो आपकी कलाकारी है कि आप एक्सट्रैक्ट क्या निकालते हो उस टॉपिक का। तो जितने शॉर्ट आपके नोट्स होंगे उतना ही अच्छा आपको लगेगा कि हाँ, ये चैप्टर इतना ईजी है मेरे लिए। ठीक है, अब पढ़ना कैसे है? देखो, सारे सब्जेक्ट्स अपना एक अलग महत्व रखते हैं और सबका जो स्टडी का पैटर्न है वो एकदम अलग है। द्रव्य गुण में आप श्लोक पर फोकस करेंगे, जो द्रव्य गुण फर्स्ट है, जिसमें आप द्रव्य गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, कर्म, गुण, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें तो फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं, और सेकेंड ईयर में आप इनके बस मैं कहूँगी कि श्लोक पर ध्यान दें, श्लोक याद करें द्रव्य गुण में जितने ज़्यादा आपसे हो सकें। बाकी द्रव्य गुण फर्स्ट बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू द्रव्य गुण 2। तो आप ये कोशिश करना कि DG1 में जितने मार्क्स आप खींच सकते हो 1 में खींच लेना। 2 में, अगर 2 में डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा आता है। पेपर इजी आएगा तो आप 2 में भी अच्छे मार्क्स ला पाओगे, वरना तो 1 में आपको ये कोशिश करनी है कि 1 में आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम रसशास्त्र की। तो रसशास्त्र में आपको फोकस करना है, सबसे पहले तो ये पूरा लर्निंग है, सारी ही चीज़ें इसमें याद करने के लिए हैं, समझने जैसा कुछ टॉपिक हैं जो समझने हैं। जैसे भारत का जो चैप्टर है वो समझने के लिए है, जो कल्पनाएं हैं वो सारी समझने के लिए हैं, बाकी चीज़ें रटने के लिए हैं। तो इन्हें आप डिवाइड करोगे कि कौन सा समझना है, कौन सा रटना है, उसी हिसाब से आप नोट्स बनाओगे। अगत तंत्र में आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि अगत तंत्र में एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करना कि आप हेडिंग याद करना अगत तंत्र में, कि हेडिंग ये है, और ये इसके अंदर फिर आप लिख सकते हो। जब आपको हेडिंग याद होती है, उस टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा होता है, तो फिर आंसर आप लिख सकते हो। बाकी आपको पता ही है कि हम भी आपको सब्जेक्ट वाइज में आपको बताती रहती हूँ कि ये वीडियोस, ये ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे साथ ही चलते रहो कि ये ट्रिक्स हैं, ये चैप्टर्स हैं, इसको इस तरह से याद किया जा सकता है। ठीक है, तो अगत के बाद संहिता में तो आप जितना पढ़ें उतना कम है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग तो सब्जेक्ट है ही। इसके साथ साथ आप इसे नोट्स बनाओ, जैसे भी शॉर्ट नोट्स आप इन्हें बना सकते हो, वो चीज़ कवर करना। स्वस्थ बहुत इजी है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट मिक्स होके वापस से सारे स्वस्थ में आ जाते हैं। तो स्वस्थ मुझे नहीं लगता आपको भारी पड़ेगा। रोग निदान फर्स्ट भी इजी है, इतना भारी नहीं है। रोग निदान 2 में बस आपको डिसीज़ पर थोड़ा ध्यान देना है। और बुक को रीड कीजिए, राइट इन कॉपी, और वही आपके नोट्स होंगे, जो कि आपको शॉर्ट रखने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं करने हैं नोट्स को। और सबसे ज़रूरी बात, बच्चे क्या करते हैं डर से या क्लास परफॉर्मेंस से कि हम अच्छा नहीं पढ़ते, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस आप PANTT ज़रूर दिया कीजिए। क्यों देना ज़रूरी है? क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस होगी। एग्ज़ाम में आपसे कोई सुनने तो आएगा नहीं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा और लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको आंसर एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है। मुझे पता है कि हमें बच्चों को ये पता होता है कि ये टॉपिक में मैं मास्टर तो हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में पूरा चैप्टर तो पूछता नहीं है, वो तो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन पूछेगा। अब वो टॉपिक आप किस तरह से लिखते हो, ठीक है, एक्सप्रेस कैसे करते हो, वही तो मैटर करता है। क्वालिटी कंटेंट चाहिए होता है हमें, सब तो नहीं चाहिए, तो क्वालिटी देने की कोशिश कीजिए कि आपके आंसर में वो क्वालिटी झलक दिखे कि हाँ भाई इसमें क्वालिटी है, कि
एग्ज़ामिनर मजबूर हो जाए नंबर देने के लिए। तो ये चीज़ कैसे आएगी? लिखने से। जब आप बार बार टीटी दोगे, पीए दोगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे आंसर हम लिख सकते हैं। हर बार आप सुधारने की कोशिश करो खुद को। चाहे आपके मार्क्स कम आए ज़्यादा है, आप उससे बिल्कुल भी निराश मत होना कि मेरे मार्क्स कम आ गए, और ज़्यादा आ जाए तो ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि ये सिर्फ टीटी और पीए है जिसमें 2-4 चैप्टर आते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। तो ना ज़्यादा खुश होना है, ना ज़्यादा दुखी होना है, बस सीखने की ललक में आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो यही एडवाइस थी, यही टिप्स थी बीएमएस सेकेंड प्रॉफ के बच्चों के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, और जो भी आपके कन्फ्यूज़न्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।